हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक्सेल में सभी फॉर्मूला निम्नलिखित में से किसके साथ शुरू होते हैं। ए बराबर का चिन्ह, बी प्लस का चिन्ह, सी एट द रेट का चिन्ह, डी लेस देन का चिन्ह। सही आंसर इसका ए बराबर का चिन्ह। एक फार्मूला वर्कशीट में डेटा के बाद गणना या अन्य क्रिया करता है। एक्सेल में फार्मूला हमेशा बराबर के चिन्ह से शुरू होता है, जिसके बाद नंबर मैथ ऑपरेट जैसे प्लस या माइनस चिन्ह और फंक्शन हो सकता है। उदाहरण बराबर 2 गुणा 3 + 5। निम्न फार्मूला को 3 से गुणा करना और फिर उस परिणाम में 5 जोड़ते हैं, उत्तर 11 मिलता है। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में स्लाइड में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। ए Ctrl+H, बी Ctrl+K, सी Ctrl+A, डी हाइपरलिंक सम्मिलित करना संभव नहीं। इसका आंसर इसका बी। पावर पॉइंट में स्लाइड में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+K कुंजी होती है। Ctrl+H फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन के लिए, Ctrl+A ऑल कंटेंट ऑफ पेज को सिलेक्ट करने के लिए, Ctrl+B सिलेक्टेड कंटेंट को बोल्ड हाईलाइट करने के लिए। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मेट पेंटर को कई बार क्रमानुसार उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया करनी चाहिए। ए लॉक फॉर्मेट पेंटर आइकॉन पर क्लिक, बी फॉर्मेट पेंटर में अंतर्गत मल्टीपल यूज ऑप्शन पर क्लिक, सी फॉर्मेट पेंटर आइकन पर डबल क्लिक, डी फॉर्मेट पेंटर को कई बार डबल क्लिक करना खींचना है। आंसर इसका सी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मेट को कई बार क्रमानुसार उपयोग करने के लिए फॉर्मेट पेंटर आइकन पर डबल क्लिक करेंगे। इस प्रकार को करने के लिए सर्वप्रथम फॉर्मेटिंग एरिया को सिलेक्टेड करेंगे। इसके बाद फॉर्मेट पेंटर आइकन का डबल क्लिक करके जिस एरिया में फॉर्मेट अप्लाई करना होता है वहां पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक्सेल 2016 में कॉलम जी और कॉलम एच के बीच 3 कॉमन कॉलम डालने के लिए आप क्या करेंगे। ए कॉलम जी सिलेक्ट करेंगे तथा राइट क्लिक करके 3 बार इंसर्ट सिलेक्ट करेंगे। बी कॉलम एच सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके 3 बार इंसर्ट सिलेक्ट करेंगे। सी कॉलम ई एफ और जी सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके एक बार इंसर्ट सिलेक्ट करेंगे। डी कॉलम डी ई और एफ सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके एक बार इंसर्ट सिलेक्ट करेंगे। आंसर इसका ए। एमएस एक्सेल 2016 में कॉलम जी और कॉलम एच के मध्य 3 कॉलम इंसर्ट करने के लिए कॉलम जी सिलेक्ट करने के पश्चात राइट क्लिक करके 3 बार इंसर्ट सिलेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस विकल्प के द्वारा विंडो को 2 भागों में बांटा जा सकता है। ए फॉर्मेट विंडो, डेवलपर विंडो, स्प्लिट, सी विंडो व्यू विंडो स्प्लिट, डी पेज लेआउट स्प्लिट। आंसर इसका सी। एमएस एक्सेल 2016 में विंडो को 2 भागों में बांटने के लिए व्यूज टैब पर क्लिक करके विंडो ग्रुप जा सकता है। स्प्लाइट बटन पर क्लिक करेंगे जैसे से विंडो 2 भागों में बट जाती है। इसके लिए निम्न स्टेप है, व्यू विंडो और स्लिप। अगला बताना, एक्सेल में डेटा का डिफॉल्ट संरेखण अलाइनमेंट है। ए स्टेप लेफ्ट अलाइंड और नंबर राइट अलाइंड, बी टेक्स्ट राइट अलाइंड और नंबर लेफ्ट अलाइंड, सी टेक्स्ट और नंबर दोनों लेफ्ट अलाइंड, डी टेक्स्ट और नंबर दोनों राइट अलाइंड। सही आंसर है इसका ए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेक्स्ट का बाई डिफॉल्टिंग अलाइनमेंट हो लेफ्ट होता है, संख्या का बाई डिफॉल्ट अलाइनमेंट राइट होता है तथा एक्सेल में फॉर्मूला वायलेंट अलाइनमेंट राइट होता है। अगला प्रश्न है, जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के ऊपर कोष्ठक सेल्स में संख्याएं प्रविष्ट की जाती है तो वे पूर्व निर्धारित स्थिति बाई डिफॉल्ट द्वारा होती है। ए बाई ओर संरेखित, बी केंद्र में संरेखित, सी दाई ओर संग्रहित, डी सम पार्शियल जस्टिफाइड। आंसर इसका सी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के सेल्स में जब संख्याएं प्रविष्ट की जाती हैं तो वे पूर्व निर्धारित स्थिति बाई डिफॉल्ट द्वारा दाई ओर संग्रहित करती हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटो फिल्टर विकल्प के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है। ए किसी वर्कशीट में सूचना को फिल्टर करके आप इच्छित वैल्यू को ज्यादा प्राप्त कर सकेंगे। बी आप एक समय में डेटा को एक कॉलम पर एक फिल्टर सेट कर सकते हैं। सी आप न केवल उसे नियंत्रित कर सकते हैं जो आप देखना चाहते हैं बल्कि उसे भी आप देखना नहीं चाहते। डी आप ऑटो डिफॉल्ट विकल्प पर प्रयोग करने के टेक्स्ट को संख्या खोजते हैं। आंसर इसका बी। एक समय में डेटा के एक कॉलम पर एक फिल्टर सेल कर सकते हैं। यह विकल्प ऑटो फिल्टर से संबंध होता है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटो फिल्टर का उपयोग करके एक से अधिक कॉलम पर फिल्टर लगाया जा सकता है। उपयोग करते एक ही समय विभिन्न कॉलम में अलग अलग मानों के आधार पर फिल्टर सेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न, एमएस पावर पॉइंट में आपको एक विषय से समस्त संरेखित फॉर्मेटिंग की कॉपी करने और इसे दूसरे विषय में प्रयोग करने के लिए सहायता प्रदान करता है। ए फॉर्मेट स्टाइल्स, बी फॉर्मेट ऑल, सी फॉर्मेट पेज, सी फॉर्मेट पेंटर। से आंसर इसका डी।
होम टेप पर फॉर्मेट प्रिंटर का उपयोग टेक्स्ट या ग्राफिक के एक से अधिक टुकड़ों में समान फॉर्मेटिंग जैसे रंग, फॉन्ट स्टाइल, साइज और बॉर्डर स्टाइल को शीघ्रता से अपलोड करने के लिए जाता है। फॉर्मेटिंग प्रिंटर आपके ऑब्जेक्ट में सभी फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के और दूसरे ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मेटिंग प्रिंटर बटन को डबल से अधिक बार अप्लाई कर देते हैं। अगला प्रश्न में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के संदर्भ में कृपया निम्नलिखित प्रकोष्ठों की समग्र देखें। वन ये है त्रिकोण में AB 1 2 4 5 6 8। सेल्स A3 का सूत्र बराबर A1 AS2 है। प्रकोष्ठ सेल A3 से सूत्र को प्रकोष्ठ सेल B3 में कॉपी किया जाता है। प्रकोष्ठ सेल B3 में प्रदिश मान क्या होगा? A40 B20 C30 D42। आंसर इसका C। सेल A3 में दर्ज फार्मूला A1 A2 में A2 सेल ऑब्सोलेट है जिसकी वैल्यू चेंज होगी तथा फॉर्मूले को B3 में कॉपी करने पर वैल्यू A2 ये रहेगी। तो फॉर्मूला A1 A2 में लागू होगा जिसकी वैल्यू 6.5 है। सही उत्तर है 6 गुणा 5 30। अगला प्रश्न है जब आप एक नई एक्सेल वर्कबुक खोलते हैं तो खोलते समय डिफॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती है? 1 3 5 7। से आंसर इसका B 3। MS एक्सेल में डिफॉल्ट रूप से एक वर्कबुक 3 वर्कशीट के साथ ओपन होते हैं जिसे एक वर्कबुक में अधिकतम 255 वर्कशीट होते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा समूह MS एक्सेल को इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं रखता? A रेखांकन, B अनुच्छेद, C लिंक, D प्रतीक। से आंसर इसका B। MS एक्सेल में चित्र, चार्ट, रिफ्लेक्टर, हाइपरलिंक आदि सम्मिलित करने के लिए इंसर्ट टैब का उपयोग करते हैं। इंसर्ट टैब खोलने के लिए शॉर्टकट की Alt+N का उपयोग करते हैं। इंसर्ट टैब की उपस्थिति को समूह निम्नलिखित है। टैबलेट, इंसुलेशन नहीं, इलुस्ट्रेशन, एप्स, चार्ट, रिपोर्ट, स्पारलाइंस, फिल्टर, लिंक्स, टेक्स्ट और सिंबल। जबकि MS एक्सेल के इंडेक्स टैब में पैराग्राफ अनुच्छेद उपलब्ध नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डेटा संग्रहित करने, व्यवस्थित करने और हेरफेर करने के लिए आता है? A फायरफॉक्स, B एक्सेल, C आउटलुक, D पावर पॉइंट। से आंसर इसका B। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मुख्य विशेषताओं में गणना, डेटा संग्रहण, रेखांकन, उपकरण और तालिका रूपी विवरण और विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन शामिल है। यह एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो व्यापक रूप से प्रयोग होने वाले स्प्रेडशीट अनुप्रयोग जबकि फायरबेस एक सर्च इंजन है। आउटलुक एक निःशुल्क मेल सेवा उपलब्ध कराने वाले सॉफ्टवेयर है तथा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक लोकप्रिय प्रेजेंटर सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार का नाम दिया जाता है? डॉट डॉक्यूमेंट, B एक्सेल, C डॉट PMT, C डॉट XML। से आंसर इसका B। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को डॉट एक्सेल नाम से सुरक्षित रखा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक विंडो आधारित स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। यह प्रोग्राम गणितीय गणनाओं तथा अंकीय डेटा के उपलब्ध माना जाता है। अगला टॉपिक है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्क, ई गवर्नेंस। ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लूटूथ तकनीक नाम किस ऐतिहासिक व्यक्ति के नाम पर रखा गया? A सरमेलेन, B हेराल्ड ब्लाटेन, C किंग अल्फ्रेड, D किंग ऑथर। ई में से कोई नहीं। से आंसर है इसका B। ब्लूटूथ तकनीक का नाम डेनमार्क के राजा हेरोल्ड ब्लेंटैंड के नाम पर रखा है। उन्हें हार्ड ब्लूटूथ भी कहा जाता है। उन्होंने अलग अलग जनजातियों को एकजुट किया। उसी प्रकार ब्लूटूथ तकनीक विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे मोबाइल, लैपटॉप, स्पीकर को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। इसलिए यह तकनीक का नाम उन्हें सम्मान में ब्लूटूथ रखा गया। यह एक वायरलेस संचार तकनीक जिसका उपयोग कम दूरी पर डेटा ट्रांसफर के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है द टर्म GIGO पर इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी रेफरेंस को कंप्यूटर शब्दावली में GIGO कहते हैं। ग्लोबल इनपुट, ग्लोबल आउटपुट। B गार्बेज इन, गार्बेज आउट। C जनरल इनपुट, जनरल आउटपुट। D गूगल इनपुट, गुड आउटपुट। से आंसर इसका B। GIGO का पूर्ण रूप है गार्बेज इन, गार्बेज आउट होता है। इसका अर्थ है यदि कंप्यूटर में गलत या बेकार डेटा डाला जाए तो उसमें प्राप्त परिणाम भी गलत हो जाता है। कंप्यूटर समय सोच समझ होता है। यह वह केवल दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करता है के लिए यदि किसी के अंक गणित दर्ज किया जाए तो उनका परिणाम भी गलत आएगा। इसलिए कंप्यूटर में सही डेटा सिंथेसिस की आवश्यकता है।
अगला प्रश्न है सिस्टम स्टार्टअप के दौरान बूटस्ट्रैप लोडर द्वारा किस पार्ट को एक्सेल किया जाता है? ए ब्लॉक 0, बी लोस्ट ब्लॉक, सी रैंडम ब्लॉक, डी मिडल ब्लॉक। सही आंसर है इसका ए। कंप्यूटर के स्टार्ट होने पर बूट स्टार्टअप लोडर सबसे पहले डिस्क के ब्लॉक 0 को एक्सेस करते हैं। सामान्य बूट ब्लॉक या मास्टर बूट रिकॉर्डर कहा जाता है, जिसमें वह प्रारंभिक प्रोग्राम होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करने का कार्य करता है। BIOS से यू या UEF का सबसे पहले इसी ब्लॉक को पढ़ाते हैं, फिर सिस्टम बूट प्रक्रिया होते हैं। इसलिए सिस्टम ऑपरेटर स्टार्टअप में बूट स्पोर्ट लोडर एक एक्सोल किया जाता है, ब्लैक 0 होता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का घटक नहीं है? ए कर्नेल, बी सेल, सी डिवाइडर ड्राइवर, सी कंपाइलर। से आंसर इसका डी। ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य घटक कर्नेल, सेल और डिवाइड ड्राइवर होते हैं। कर्नेल सिस्टम को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कार्य करने के लिए शेष उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। डिवाइड ड्राइवर हार्डवेयर डिवाइस का नियंत्रण करता है। लेकिन कंपाइलर ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है, यह एक अलग सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामिंग भाषा जैसे C++ को मशीन भाषा में बदलता है। अगला प्रश्न है मल्टीक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रोग्राम भाषा में सीखा गया है? ए जावा, बी PL/I, सी C++, डी सी। मल्टीप्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सर्विसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से PLI प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1 भाषा भी लिखा जाता है। यह एक उन्नत और शक्तिशाली ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसे 1960 के दशक में विकसित किया गया। मल्टीक्स में आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम को कई महत्वपूर्ण जैसे मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग और सुरक्षा की नींव रखे। बाद में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के विकास पर भी इसका गहरा प्रभाव है, इसलिए मल्टीक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के इतिहास के महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है। अगला प्रश्न है 2007 में किस कंपनी ने वेब स्केल पर सबसे पहले अपाचे फ्रूट डेवलप किया था? ए याहू, बी गूगल, सी IBM, डी माइक्रोसॉफ्ट। से आंसर इसका ए। याहू ने 2007 में अपने 1000 नोड वाले कलेक्टर में सबसे पहले अपाचे हुड का उपयोग किए वेब के स्केल पर किया। याहू 2007 में 1000 नोड वाले कलेक्टर पर हुड और हडूप का उपयोग करने वाली पहली कंपनी थी। याहू ने 2008 में हडूप को ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के रूप में अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन को दिया गया। अगला प्रश्न है किस प्रकार के इंटरफेस के लिए उपयोगकर्ताओं को बातचीत के लिए विशिष्ट कमांड याद रखने दर्ज करने की आवश्यकता होती है? ए कमांड लाइन इंटरफेस, बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सी वॉयस इंटरफेस, डी टच स्क्रीन इंटरफेस। अगला प्रश्न से आंसर क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस होता है जहां उपयोगकर्ता को कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए विशिष्ट कमांड याद रखना कीबोर्ड से टाइप करना होता है। CLI का उपयोग करते समय यदि कोई आइकन या बटन होता है तो केवल टेक्स्ट आधारित इनपुट होता है, उदाहरण विंडो कमांडिंग प्रोमोट लिनक्स टर्मिनल डोस आदि। उपयोगकर्ता को कमांड के सिंटैक्स और विकल्प पता होना चाहिए। GUI वॉइस इंटरफेस और टच स्क्रीन इंटरफेस उपयोगकर्ता को सहज और विजुअल तरीके से सिस्टम से बातचीत की सुविधा है जिसमें कमांड याद रखने की जरूरत हो। अगला प्रश्न है सूचीबद्ध को सूचीबद्ध सुनिश्चित कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कोडों का प्रयोग करके सही उत्तर सुनिए। सूचीबद्ध सूचीबद्ध एक मीट्रिक जो समय की प्रति इकाई में कंप्यूटर द्वारा निष्पादित कार्यों को मापता है। फिर गति की घड़ी की गति गणना को गति देने के लिए कार्य को कई प्रोसेसर में वितरित करने की प्रक्रिया। समांतर कंप्यूटिंग इनपुट आकार के संदर्भ में किसी एल्गोरिदम की दक्षता का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक ढांचा। BO नोटेशन वह दर जिस पर डेटा को संसाधित स्थानांतरित किया जाता है जिसे अक्सर प्रति सेकंड बिट में मापा जाता है। सेंसर्स का बी। सूची फर्स्ट 40 सेकंड थ्रूट वह दर जिस पर डेटा को संसाधित किया जाता है जिसे अक्सर प्रति सेकंड बिट में मापा जाता है। घड़ी की गति एक मीट्रिक जो समय की प्रति इकाई कंप्यूटर द्वारा निष्पादित कार्य को करने की संख्या को मापता है। समांतर कंप्यूटिंग गणना को गति देने के लिए कार्य को कई प्रोसेसर में वितरण करने की प्रक्रिया। बिगो नोटेशन इनपुट आकार के संदर्भ में किसी एल्गोरिथम की दक्षता का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक ढांचा है। अगला प्रश्न है पेरेंट प्रोसेस ID प्राप्त करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? ए पेरेंट ID गेट पीड पेरेंट गेट पीड। से आंसर इसका डी। गेट पीड एक सिस्टम कॉल है जिसका उपयोग पेरेंट प्रोसेस ID प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जब भी कोई नया प्रोग्राम या प्रोसेस शुरू होता है तो उसे शुरू करने वाला कोई ना कोई पेरेंट प्रोसेस होता है। गेट पीडी उस पेरेंट प्रोसेस की ID को रिटर्न करता है। गेट पीडी या प्रोसेस को अपनी खुद की फीड करता है, यह पेरेंट्स नहीं होता। अगला प्रश्न है एक सोशल मीडिया अकाउंट जो
अक्सर संचालन का उपयोग करके गलत सूचनाओं को बार बार आदान प्रदान करता है और उन्हें बढ़ाता है, उसे प्राय क्या कहा जाता है? ए बोट, बी इन्फ्लुएंसर, सी मॉडरेटर, बी हैकर। से आंसर है इसका बी। एक सोशल मीडिया अकाउंट जो अक्सर सेवा चालन का उपयोग करके गलत सूचनाओं को बार बार आदान प्रदान करता है उन्हें बढ़ाता है प्रोपोगंडा बोट या स्पैम बोट। ये अकाउंट अक्सर स्वचालित होते हैं और गलत सूचनाओं को या दुष्प्रचार को तेजी से फैलाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इनपुट आउटपुट प्रबंध तकनीक जो बाद में निष्पादन के लिए इनपुट आउटपुट प्रक्रिया डेटा को स्थायी रूप से द्वितीय मेमोरी में संग्रहित करता है, उसे क्या कहते हैं? ए थ्रेसिंग, बी स्पूलिंग, सी पेजिंग, डी बफरिंग। से आंसर इसका बी स्पूलिंग। इनपुट आउटपुट प्रबंध तकनीकी जो बाद में निष्पादन के लिए इनपुट आउटपुट प्रक्रिया डेटा को स्थायी रूप से द्वितीय मेमोरी संग्रहित करता है, उसे स्पूलिंग कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम है? ए कंपाइलर, बी डिबगर, सी लिनक्स, डी ट्रांसलेटर। सी लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। लिनक्स को लिनस टोरवर्ल्ड ने 1991 में सिद्ध किया था, जो कि यूनिक्स पर आधारित था। लिनक्स के कई संस्करण होते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं यूबीटून, डिविजन, डिफेरा, रेड हिट, कालिंजन, कंट्रोल। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ए विंडोज, बी एमएस ऑफिस, सी यूनिक्स, डी लिनक्स। से आंसर है इसका बी। विंडोज, लिनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर चलाने तथा यूजर एवं मशीन के बीच बंधन स्थापित करता है। साथ ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जबकि एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ए लिनक्स, बी एमएस डॉट, सी एमएस वर्ड, डी यूनिक्स। से आंसर इसका सी। एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एमएस ऑफिस एप्लीकेशन का एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो इसके टेक्स्ट, चित्र तथा ग्राफिक का निर्माण किया जाता है। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग भी की जाती है। अन्य सभी के लिए कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। कल्पना, यदि आप अधिक रैम स्थापित करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आधारित कंप्यूटर पर क्या असर होगा? ए या धीमी गति से काम करेगा, बी या तेज गति से काम करेगा, सी या पहले जैसे ही काम करेगा, डी या एक काम करना बंद करेगा। से आंसर इसका बी। यदि आप अधिक रैम स्थापित करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आधारित कंप्यूटर तेजी से काम करेगा क्योंकि इसके एप्लीकेशन की कार्य क्षमता बढ़ती है। अगला प्रश्न, माउस डिस्प्ले साउंड नेटवर्क कीबोर्ड की सेटिंग को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के किस सेक्शन में बदला जाता है? ए ब्राउजर, बी कंट्रोल पैनल, सी ऑफिस टूल, डी एक्सेसरीज। से आंसर इसका बी। कंट्रोल पैनल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की एक विशेषता है, उपयोगकर्ता को सिस्टम सेटिंग की नियंत्रित और नियंत्रण करने में होती है। इनमें कई सारे अनुप्रयोग या नियंत्रण पैनल शामिल है जिनका उपयोग हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर सेटिंग को देखने के बाद बदल लिया जाता है। उदाहरण कीबोर्ड, माउस सेटिंग। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ओएस एक्स और लिनक्स यह सभी उदाहरण है लैपटॉप ब्रांड के ऑपरेटिंग सिस्टम के मदरबोर्ड के प्रकार डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के। से आंसर इसका बी। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एमएक्स और लिनक्स में सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है लैपटॉप ब्रांड या लैपटॉप के भी ब्रांड माल कंपनी को दर्शाता है। मदरबोर्ड टाइप एटी फैमिली मदरबोर्ड, एटीएक्स मदरबोर्ड, फ्लेक्स मदरबोर्ड इत्यादि। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कंप्यूटर का मुख्य उदाहरण है। अगला प्रश्न है, विंडो में लॉग ऑन करने के बाद दिखने वाली प्रमुख स्क्रीन एरिया को क्या कहते हैं? ए मेनू, बी टॉक्स बॉक्स, सी माउस, डी डेस्कटॉप। से आंसर इसका डी। विंडोज में लॉग ऑन करने के बाद दिखने वाला प्रमुख स्क्रीन एरिया को डेस्कटॉप कहते हैं। ऐसे प्रोग्राम उन तक पहुंचाने के लिए आवश्यक विवरण होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी कुंजी पटल लघुपथ की बोर्ड शॉर्टकट विंडो परिचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम में 68 मेनू रचते हैं? ए कंट्रोल प्लस जेड, बी अल्टो प्लस स्पेस बार, सी कंट्रोल प्लस ESC, डी अल्टो प्लस एंटर। से आंसर इसका सी। शॉर्टकट बटन को कंट्रोल प्लस जेड किए गए कार्य को पहले जैसे रखना, फिर अल्टो प्लस स्पेस बार प्रोग्राम का विंडो मेनू खोलने के लिए, कंट्रोल प्लस ESC स्टार्ट मेनू खोलना, अल्टो प्लस एंटर चयनित विषय की प्रॉपर्टी खोलना, कंट्रोल प्लस सी चयनित वस्तु को कॉपी करना, कंट्रोल प्लस एक्स चयनित वस्तु को कट करना। अगला बना डेड लॉक क्या है? वह स्थिति जहां प्रत्येक प्रोसेस अवरुद्ध हो जाता है और रिसोर्स डिलीट करने के लिए दूसरी प्रोसेस करना था। बी वह स्थिति जहां प्रत्येक प्रोसेस समाप्त होकर दोबारा चालू होता है। सी वह स्थिति जहां प्रत्येक प्रोसेस के बाद प्रोसेस होकर तैयार रहता है। डी वह स्थिति जहां चाइल्ड प्रोसेस को छोड़कर प्रत्येक प्रोसेस अवरुद्ध हो जाता है। से आंसर है इसका ए। डेड लॉक स्थिति है जहां प्रोसेस का एक सेट अवरुद्ध होता है क्योंकि प्रत्येक प्रोसेस में एक रिसोर्स होता है और किसी अन्य प्रोसेस द्वारा अधिग्रहित दूसरे रिसोर्स की प्रतीक्षा करते हैं। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम सारी प्रक्रिया की सूचना कहाँ रखता है? ए मेमोरी, बी इनपुट आउटपुट, सी सीपीयू, डी प्रोसेसिंग टेबल। से आंसर इसका डी।
ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसिंग टेबल में सारी प्रक्रिया की सूचना रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसिंग टेबल के द्वारा रिसोर्स को मैनेज करता है। टेबल और प्रोसेस को रिसोर्स के बारे में जानकारी स्टोर करने का महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, कर्नेल के बारे में निवेदन कौन सा कथन गलत है? ए ऐसा कंप्यूटर कर्मदेश प्रोग्राम है जो सभी निष्पादित परियोजनाओं का समन्वय करता है। बी यह ऐसा कंप्यूटर कर्मदेश है जो सभी कंप्यूटर परिचालकों को नियंत्रित करता है। सी ऐसा कंप्यूटर कर्मदेश है जो सभी प्रणाली प्रक्रियाओं को निर्धारित और व्यवस्थित करता है। डी यह ऐसा कंप्यूटर कर्मदेश है जो उपयोगकर्ताओं प्रचलन प्रणालियों के बीच अंतरफलक उपलब्ध करवाता है। सही आंसर इसका डी। कर्नेल के संबंध में विक्रम कॉलम डी है। यह ऐसा कंप्यूटर कर्मदेश प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ताओं को परिचालन प्रणाली के बीच एक अंतरफल उपलब्ध करवाता है, क्योंकि कर्नेल उपयोगकर्ताओं प्रचलन प्रणाली के बीच सीधे अंतरफल उपलब्ध नहीं करवाता, इसके बजाय सेल या कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, आपने अभी तक विंडोज 7 कंप्यूटर में जो डिस्क संस्थापित स्टोर की थी उसमें नए खंड वॉल्यूम बनाने और डिस्क को संरूपित फॉर्मेट करने के लिए अपने किस साधन टूल का प्रयोग करेंगे? ए डिस्क यूटिलिटी, बी फॉर्मेट की, सी डिस्क मैनेजमेंट का, डी डिस्क मैनेजर। से आंसर इसका सी। यदि आप अपने फॉर्मेट के ए ड्राइव या हार्ड डिस्क में एक नया पार्टीशन या वॉल्यूम बनाना चाहते हैं तो आपको डिस्क मैनेजमेंट का उपयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या है? कि कई कंप्यूटर को एक साथ नेटवर्क में किया जा सकता है। बी कई लोग एक कंप्यूटर का एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। सी बहुत से प्रोग्राम का एक साथ संचालन किया जा सकता है। डी ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न सीपीयू के बीच काम को विभाजित कर सकते हैं। सी मल्टी स्कोटिंग करते हैं कि सिस्टम पर एक साथ एक से अधिक प्रोग्राम को संचालन करना है। जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम इस कार्य में करते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। पहला प्रश्न है, एक प्रक्रिया संसाधन का अनुरोध करते हैं, यदि उस समय संसाधन उपलब्ध नहीं है तो प्रक्रिया परीक्षा की स्थिति में प्रवेश करते हैं। कभी कभी परीक्षा प्रतीक्षा प्रक्रिया कभी भी अवस्था को बदलने में सक्षम नहीं होती, क्योंकि इसके द्वारा अनुरोध संस्थानों को अन्य प्रतीक्षा प्रक्रिया द्वारा आयोजित किया जाता है। यह स्थिति क्या कहलाती है? ए प्रीम्पशन, बी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सी डेडलॉक, डी सर्कुलर वेट। से आंसर इसका सी। डेडलॉक एक ऐसी स्थिति में मल्टी प्रोग्रामिंग वातावरण में कई प्रतिक्रिया सीमित संस्था संख्या के संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। यदि कोई प्रक्रिया संसाधनों के लिए अनुरोध करते हैं तो उस समय संसाधन उपलब्ध नहीं होते तो प्रक्रिया प्रतीक्षा की स्थिति में प्रवेश करते हैं। कभी कभी प्रतीक्षा प्रक्रिया कभी भी व्यवस्था को बदलने में सक्षम नहीं होती, क्योंकि इनके द्वारा अनुरोध संसाधन को अन्य प्रतीक्षा प्रक्रिया द्वारा आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में फाइल या फोल्डर की खोज के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? ए F1, बी F3, सी F4, डी F5। बी डी ए F3। विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में फाइल या फोल्डर के लिए शॉर्टकट कुंजी F3 का यूज होता है। F2 चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए। F4 फाइल एक्सप्लोरर विंडो के खुलने पर एक्सेस प्रदर्शित करते हैं के लिए। F5 एक्टिव विंडो के रिफ्रेश करने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में किसमें विभिन्न कार्यों का निष्पादन शामिल है? जिन प्रक्रियाओं का निर्माण, प्रक्रियाओं का निर्धारण, गतिरोध का प्रतिबंध, प्रक्रियाओं का समाप्ति है। ए मेमोरी मैनेजमेंट, बी प्रोसेस मैनेजमेंट, सी फाइल मैनेजमेंट, डी डिवाइस मैनेजमेंट। से आंसर इसका बी। प्रोसेसिंग मैनेजमेंट विभिन्न कार्यों का निष्पादन शामिल है, जैसे निर्माण, शेड्यूलिंग, प्रोसेसिंग की समाप्ति और डेडलॉक जैसे विभिन्न कार्य। प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूशन के दिन है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण भाग है। सिस्टम के सभी चल रही प्रोसेस को मैनेज करना ओएस का काम है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर स्टार्टअप कौन सा प्रोग्राम निष्पादन के लिए कर्नेल को मुख्य मेमोरी में खोलता है और लोड करता है? ए बूट स्प्रेड प्रोग्राम, बी स्टार्टअप प्रोग्राम, सी बूट फर्स्ट प्रोग्राम, डी बूट प्रोग्राम। से आंसर इसका ए। बूट स्प्रेड वह प्रोग्राम है जो स्टार्टअप के समय ऑपरेटिंग सिस्टम को इनिशिएशन करता है। बूट स्प्रेड इंस्ट्रक्शन के एक सेट को लोड करने की प्रक्रिया है। जब किसी कंप्यूटर की पहली बार स्टार्ट या बूट किया जाता है तो स्टार्टअप प्रक्रिया के समय लोडर पहले पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है, जिसे पोस्ट भी कहते हैं। यदि फर्स्ट ट्रबल होता है और कोई समस्या नहीं मिलती तो बूटस्ट्रैप लोडर कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में लोड करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? ए एक्सेल, बी वर्ड, सी विंडो, डी पावर पॉइंट। से आंसर इसका सी। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर जो फाइल प्रबंधन, मेमोरी प्रबंधन, प्रक्रिया प्रबंधन, इनपुट और आउटपुट को संभालने, डिस्क ड्राइव और प्रिंटर जैसी परिपालन उपकरणों को नियंत्रित करने जैसी सभी बुनियादी कार्य करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो, मैक ओएस, लिनक्स, यूनिक्स आदि प्रमुख सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम उदाहरण है। एंड्रॉइड, विंडो, आईओएस, सिम्बलिसन इत्यादि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम उदाहरण है। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने इनमें से किस तालिका का रखरखाव नहीं करता है? ए आईओ टेबल, थ्रेड टेबल, मेमोरी टेबल, प्रोसेसर टेबल।
सेंसर का बी, ऑपरेटिंग सिस्टम में इनपुट आउटपुट टेबल और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की स्थिति और उसके ऊपर की जानकारी रखते हैं। मेमोरी टेबल सिस्टम की मेमोरी के प्रमेय संबंध जानकारी रखता है और प्रोसेसिंग टेबल सिस्टम में चल रही सभी प्रोसेस की स्थिति और उनकी विशेषताओं को संचित करते हैं। लेकिन थ्रेड टेबल का प्रबंध आमतौर पर सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है, फैट का पूर्ण रूप क्या है? फाइनेंस अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल अल्टरनेशन टेबल, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, फंडामेंटल आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी है। फंडामेंटल आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी मौलिक तत्व तो आंसर है इसका बी, फैट। फाइल एलोकेशन टेबल एक फाइल सिस्टम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड ड्राइव, मेमोरी कार्ड और अन्य स्टोरेज डिवाइस पर डेटा को संग्रहित और एक्सेस करने में मदद करती है तथा फाइल को स्टेट डिवाइस के करने के लिए इंडेक्स प्रणाली की तरह काम करती है। अगला प्रश्न है, राउंड रॉबिन शेड्यूल किस प्रकार की शेड्यूलिंग है? ए प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, बी लीनियर डेटा शेड्यूलिंग, सी नॉन लीनियर डेटा शेड्यूलिंग, डी नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। से आंसर इसका ए, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एक प्रकार की प्रिमिटिव शेड्यूल है। प्रिमिटिव शेड्यूल का एक प्रोसेस को सीपीयू से हटाया जा सकता है यदि अभी चल रहा है तो किसी अन्य प्रोसेस को सीपीयू का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में प्रत्येक प्रोसेस को सीपीयू का उपयोग करने निश्चित समय अवधि जैसे टाइम स्लाइड या क्वांटम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 1980 के दशक के बाद शुरू की RISC आधारित वर्कस्टोन पर पर किस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया था? ए यूनिक्स, बी विंडोज, सी मैक ओएस, डी MS डॉट। से आंसर इसका ए, रिड्यूस इंटरेक्शन सेट कंप्यूटर आर्किटेक्चर 1980 के दशक में विकसित की गई ताकि प्रोसेसर की तेज और अधिक कुशल बनाया जा सके। उस समय कई वर्कस्टोन जैसे कि सन माइक्रोसिस्टम, IBM और HP द्वारा बनाए गए सिस्टम इस वर्कस्टोन को आमतौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम भी किया जाता है, वह था यूनिक्स। यूनिक्स एक मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक विशेष रूप से वर्कस्टेशन सर्वर के लिए होता है। RISC वर्कस्टोन जैसे सन वर्कस्टेशन, स्पार्स आर्किटेक्चर, IBM RS 600, HP UV UX वगैरह यूनिक्स आधारित वेरिएंट है। सन OS, सोलर, सन माइक्रो सिस्टम, AIX, IBM, HP UX, HP। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम का वह कौन सा भाग प्रक्रियाओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है जिसमें उनका निर्माण समाप्ति शेड्यूलिंग समावित है? ए उपयोगकर्ता इंटरफेस, बी फाइल सिस्टम, सी डिवाइस ड्राइवर, डी कर्नेल। से आंसर इसका बी, डी। कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल भाग होता है जो सिस्टम और हार्डवेयर को मैनेज करता है। यह प्रक्रिया का निर्माण, समाप्ति, शेड्यूल जैसे कार्यों के लिए जिम्मेदार। कर्नेल CPU समय का प्रबंध करता है और मल्टीटास्किंग को सक्षम बनाता है। अगला प्रश्न है, IBM मेनफ्रेम में ZOS ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या भूमिका है? ए अलग अलग CPU की गति बढ़ाने के लिए, बी हार्डवेयर डायग्नोसिस निष्पादन करना, सी बुनियादी कार्यों के लिए उपयोगकर्ता इंटरफेस प्रदान करना, डी ये एक साथ उपयोगकर्ता और उनके अनुरोधों को प्रतिबंध करना। से आंसर इसका डी। IBM मेनफ्रेम में एक शक्तिशाली सिस्टम होता है जिसे बड़ी मात्रा में डेटा प्रोसेसिंग हजारों उपयोगकर्ताओं को एक साथ हैंडल करने के लिए जाता है। ZOS IBM मेनफ्रेम के लिए अत्यंत और स्थिर ऑपरेशन है। जैसे कि होता है यह कई उपयोगकर्ताओं उनके प्रयोग के साथ संभावना मल्टीटास्किंग रिपोर्टिंग है, उच्च स्तर की सुविधा, विश्वसनीयता और डेटा प्रोसेसिंग सुनिश्चित करता है। जब नेटवर्किंग सिस्टम की कुशलता से करता है। ZOS एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिस पर बैंकिंग, इंश्योरेंस, रेलवे आदि जैसी बड़ी संस्थाएं में मात्रा में ट्रांजेक्शन और डेटा प्रोसेसिंग है। अगले इसमें पॉइंट अगला ही है इसमें सोशल नेटवर्किंग। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी विंडो को ऐप टिकटॉक का स्वामित्व रखता है? ए ओपन एक्सेल, बी कॉन्सोगोन्स टेक्नोलॉजीज, बी बाइटांस, डी राइपन ऐप। टिकटॉक लघु लिप सिंक कॉमेडी और प्रतिभा वीडियो बनाने और अब साझा करने के लिए iOS और एंड्रॉइड सोशल मीडिया वीडियो एप्स हैं। इस एप्लीकेशन को 2017 में बाइट डांस द्वारा चीन के बाहर बाजारों के लिए लॉन्च किया गया था। ये 3 से 15 सेकंड और 3 से 60 सेकंड में छोटे लिपिंग वीडियो के लघु संगीत और लिप सिंक वीडियो बनाने की अनुमति देता है। यह एशियाई, USA और दुनिया के अन्य हिस्सों में लोकप्रिय है। अगला प्रश्न है, केविन सिस्टम और माइक क्रीगर निम्नलिखित में से किसके संस्थापक है? ए व्हाट्सएप के, बी ट्विटर के, सी इंस्टाग्राम के, डी लिंक्डइन के। आंसर इसका सी। इंस्टाग्राम एक मोबाइल डेस्कटॉप है और इंटरनेट आधारित फोटो शेयरिंग एप्लीकेशन है जो उपयोगकर्ता को फोटो या वीडियो की सार्वजनिक रूप से या निजी तौर पर साझा करने की अनुमति देता है। इसके स्थापना केविन सिस्टम माइक क्रेगर द्वारा 2010 की गई थी। ऐप है व्हाट्सएप है जेन क्रूम, ब्रायन एक्सन। ट्विटर है JXRD, नोग्लास, बीजे स्टोन, इवान विलियम्स। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी साइट है सोशल नेटवर्किंग के उदाहरण है?
ए लिंक्डइन, बी पिंटरेस्ट, तीसरा है इंस्टाग्राम। से आंसर इसका डी, तीनों ही है। सोशल नेटवर्किंग साइट एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग दोस्तों, परिवार के सदस्य, अन्य सगे संबंधी लोगों को जुड़ने के लिए करते हैं। फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और सोशल आदि नेटवर्किंग साइट के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी सोशल मीडिया साइट मुख्य रूप से दुनिया भर के पेशेवर से जुड़ने का एक तरीका प्रदान करती है, जिसका निर्माण विशेष रूप से ज्ञान और तथा विचारों का आदान करते हैं और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किया जाता है। ए फेसबुक, बी इंस्टाग्राम, सी लिंक्डइन, डी व्हाट्सएप। लिंक्डइन एक अमेरिकी व्यवसाय और रोजगार उन्मुख ऑनलाइन सेवा है जो 5 मई 2003 को लॉन्च किया गया है। वह एक सोशल मीडिया साइट है जो दुनिया भर के पेशेवरों से जुड़ने का तरीका है। यह रोजगार अवसर, विचारों, ज्ञान और कौशल के आदान पर किया जाता है, विकास किया गया। यह नौकरी चाहने वाले को नौकरी पोस्ट करने वाले अपने आप में सीवी नियुक्ता को पोस्ट करता है। अगला प्रश्न है, सोशल मीडिया हैशटैग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए किसी पोस्ट के लिए की पहचान करने के लिए, बी आसान खोज के कीवर्ड या विषय को चिन्हित करने के लिए, सी पेस्ट होने की भावना का आधार वर्गित करने के लिए, डी पोस्ट में व्यंग्य बने करते हैं। आंसर इसका बी। हैशटैग का इस्तेमाल सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी साइट पर फोटोग्राफ, फोटो, वीडियो पोस्ट, कमेंट, इवेंट आदि को सर्च करने के लिए होते हैं। इसका अर्थ है टेस्टिंग। अगर आप अपनी किसी पोस्ट इन्वेस्ट मैनेज के आगे हैशटैग लगा दे तो हैशटैग पर क्लिक करके उससे पोस्ट से जुड़ी सारी जानकारी हमें पेज पे मिल जाती है। अगला प्रश्न, हैंग आउट एक संचार मंच है जो वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग और टेक्स्ट आधारित संदेशों को एक ही सेवा में जोड़ता है। विकसित डेवलप किया गया है ओरेकल द्वारा, गूगल द्वारा, IBM द्वारा, एप्पल द्वारा। सही आंसर इसका बी, गूगल हैंगआउट गूगल द्वारा विकसित किया कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म जो वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग और टेक्स्ट आधारित संदेशों को एक सिंगल सर्विस से जोड़ता है। गूगल द्वारा हैंगआउट सर्विस बंद करके गूगल मीट और गूगल चैट जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, सोशल मीडिया में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा उपयोगकर्ता के कनेक्शन के साइज और थ्रेड को संदर्भित करते हैं? बी ए नेटवर्क बैंडविड्थ, बी कम्युनिटी मॉडरेशन, सी यूजर एंगेजमेंट, डी सोशल ग्राफ। से आंसर इसका डी। सोशल ग्राफ एक नेटवर्क संरचना को दर्शाता है जो किसी व्यक्ति और उनके कनेक्शन जैसे दोस्त, परिवार, सहकर्मी आदि के बीच के संबंध को दिखाता है। यानी कनेक्शन थ्रेड जैसे इंटरकनेक्शन की आवाज़ और साइज कुल कनेक्शन की संख्या को समझने में मदद करता है। प्रत्येक प्लेटफॉर्म कॉलम ए को उसकी प्राथमिक कार्य कॉलम बी को मिलाइए। कॉलम ए, कॉलम बी। ए लिंक्डइन इसका है व्यावसायिक नेटवर्किंग, करियर विकास। बी ट्विटर सार्वजनिक अपडेट और चर्चाओं के लिए माइक्रोब्लॉगिंग। ई संजीवनी दूरस्थ स्वास्थ्य सेवा के लिए टेलीमेडिसिन पहल। डी माइक्रोवेव शासन में नागरिकता भागीदारी के लिए क्राउड सोर्सिंग मंच। सही आंसर इसका बी। कॉलम ए, कॉलम बी। लिंक्डइन व्यावसायिक नेटवर्किंग और करियर विकास। ट्विटर सार्वजनिक अपडेट और चर्चाओं के लिए माइक्रो ब्लॉगिंग। सी ई संजीवनी दूरस्थ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए टेलीमेडिसिन पहल। डी माइक्रोवेव शासन में नागरिक भागीदारी के लिए क्राउड सोर्सिंग मंच। अगला प्रश्न है, गलत कथन की पहचान कीजिए। ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के भी हटाए गए संदेशों को समाप्त नहीं करते। बी सोशल मीडिया पर किसी उपयोगकर्ता को ब्लॉक करने का उन्हें कमेंट या संदेशों में आप उल्लेख करने से रोका जाता है। सी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रैकर्स के माध्यम में अपने ऐप के बाद ब्राउजिंग बिहेवियर एक्सेस कर सकते हैं। डी वेरीफाइड पेज है सुनिश्चित करती है कि खाता प्रमाणित है कि सार्वजनिक व्यक्ति का ब्रांड है। आंसर इसका ए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हटाए गए संदेशों को कुछ समय के लिए जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप खासकर डेटा संग्रह, बैकअप उद्देश्य के लिए आवश्यक होते हैं। ई गवर्नेंस निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस नहीं है? ए बिजनेस टू बिजनेस, बी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सी गवर्नमेंट टू सिटीजन, डी बिजनेस टू गवर्नमेंट टू बिजनेस। आंसर इसका ए। बिजनेस टू बिजनेस ई गवर्नमेंट नहीं है क्योंकि ई गवर्नमेंट का मुख्य उद्देश्य सरकार और नागरिकों के बीच सेवाओं का आदान प्रदान होता है, लेकिन B2B का लक्ष्य व्यवसायिक के बीच वाणिज्यिक लेनदेन को सुगम करना है, माल और सेवा का आदान प्रदान होता है। अगला प्रश्न, ई गवर्नेंस में डिजिटल दस्तावेज की सुरक्षा और प्रमाणित सुनिश्चित करने के लिए प्राय किसी तकनीक का उपयोग किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन लेजर टेक्नोलॉजी, डिजिटल सिग्नेचर, क्लाउड कंप्यूटिंग, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्किंग। बी से आंसर का बी। डिजिटल सिग्नेचर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग डिजिटल दस्तावेज, ईमेल संदेश या लेनदेन की प्रस्तावित मान्यता प्राप्त कर लेता है। ई गवर्नेंस में डिजिटल दस्तावेज सुरक्षा प्रमाणित सुनिश्चित करने के लिए भी इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, IMPS का मतलब क्या है? ए इंटरमीडिएट पेमेंट ऐप, बी इंटरमीडिएट पॉलिसी सर्विस, सी इंटरमीडिएट पेमेंट सर्विस, डी इंटरमीडिएट पेमेंट सर्विस।
इंटीमेट पेमेंट सर्विस एक तख्ता भुगतान सेवा है। यह सेवा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा देती है। IBMP का इस्तेमाल करने के लिए आपको मोबाइल नंबर या आधार के जरिए अपने खाते बैंक करने IBM सक्षम मोबाइल के लिए जरिए बैंकिंग का लॉगिन होता है। अगले प्रश्न में कौन सा गवर्नमेंट टू सिविल ई गवर्नेंस का सेवा का उदाहरण है? ए सरकार से सरकार संचार मंच, बी सरकार कार्यालय के लिए सुरक्षित डॉक्यूमेंट एक्सचेंज दस्तावेज विनिमय, सी सरकारी कर्मचारियों के लिए डिजिटल भुगतान, डी ऑनलाइन टैक्स फाइल साइंस का डी गवर्नमेंट टू सिटीजन ई गवर्नेंस सेवा वे होती है जो सरकार नागरिकों को सीधे प्रदान करते हैं। ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग एक G2C सेवा है उदाहरण क्योंकि यह सरकार द्वारा नागरिक देती है जिससे वे ऑनलाइन कर टैक्स खरीद सकते हैं। अगला प्रश्न है NEGP आर्किटेक्चर में क्या शामिल है? ए 3, 4, 2, 5 से आंसर इसका ए। राष्ट्रीय शासन योजना भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई एक योजना है जिसका उद्देश्य भारत के नागरिकों को सभी सरकारी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होता है। NEGP के आर्किटेक्चर में 3 लेयर शामिल है, ऑर्गेनाइजेशन लेयर, टेक्नोलॉजी लेयर और यूजर लेयर। अगला प्रश्न है में कौन सी एक तत्कालिक भुगतान प्रणाली है जो 24 घंटे यहाँ तक की छुट्टी के दिन भी संचालित होती है? ए IMPS, बी RTGS, सी UPI, डी NEFT। आंसर का ए। IMPS एक तत्कालिक भुगतान प्रणाली है जिसमें ट्रांसफर के लिए बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग या बैंक टू बैंक 24 घंटे छुट्टियां के दिन भर के पैसे ट्रांसफर करने के लिए संचालित होती है। अगला टॉपिक है डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग। पहला प्रश्न है दी गई बंडल प्रौद्योगिकी सूची फर्स्ट को सूची विशिष्ट सूची से मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट बंडल प्रौद्योगिकी और फिर विशेषताएं। EEPROM मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स मैग्नेटिक स्टोरेज। NVMe लगातार रिफ्रेश की आवश्यकता वाली फास्ट वोल्टाइल मेमोरी। HDD PCI एक्सेस बॉस HDD को सर्वर स्टोरेज करती है। DRAM विद्युतीय रूप से मिटने वाली योग्य प्रोग्राम योग्य। आंसर इसका डी। EEPROM इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी विद्युतीय रूप से मिटने योग्य और प्रोग्राम योग्य होते हैं। EEPROM एक प्रकार का नॉन वोल्टाइल मेमोरी है जो विद्युत संकेतों का उपयोग करके मिटाया और पुनः प्रयोग किया जाता है। NVMe नॉन वोल्टाइल मेमोरी एक्सपर्ट एक इंटरफेस प्रोटोकॉल है जो PCI एक्सप्रेस बस का उपयोग करके SSD को उच्च गति से सिस्टम में जोड़ता है। HDD हार्ड डिस्क डिवाइस में मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स मैग्नेटिक स्टोरेज होता है। HDD डेटा स्टोर करने के लिए चुंबकीय डिस्क प्लास्टर और रीडर राइट हेड जैसी यांत्रिकों गतिमानों भागों का उपयोग करते हैं। DRAM डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। यह एक वोल्टाइल मेमोरी है जिसे लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। सेकंड है क्रेडिट कार्ड में APR क्या होता है? वार्षिक प्रसन्न दर, 40% दर, सी वार्षिक प्रतिशत रेट, डी 40% दर में से कोई नहीं। आंसर इसका सी। क्रेडिट कार्ड में APR एनुअल परसेंटेज रेट समिति या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पैसे उधार लेने की वार्षिक लागत प्रतिशत के रूप में व्यक्तिगत किया जाता है। अगला प्रश्न है डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के संदर्भ में संक्षिप्तार AEPS का मतलब क्या है? ए ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सर्विस, बी आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, सी एडवांस इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, डी ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग सर्विस। आंसर इसका बी। डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस के संदर्भ में संक्षिप्त AEPS का मतलब आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम है जो आधार प्रणाली के माध्यम से बैंकिंग लेन देन करने की सुविधा देता है। अगला प्रश्न है कॉलम ए में दी गई मोबाइल तकनीक का कॉलम बी में दिए गए उनके उपयोग को मिलाइए। कॉलम ए कॉलम बी। ग्लोबल पोजीशन सिस्टम सक्षम फोन ग्राहकों को उनके मोबाइल फोन डिवाइस का भुगतान करने की अनुमति देता है। इलेक्ट्रॉनिक बुक रीडर उपयोगकर्ता को स्थान खोजने और डिजिटल मानचित्रों के स्थान नेविगेट करने में मदद करता है। सी स्मार्टफोन नई छवियां पुस्तकों के साथ डिस्प्ले के स्वचालित रूप से अपडेट करता है। मोबाइल भुगतान प्रणाली 3G 4G सेवा नेटवर्क का उपयोग करने के मोबाइल फोन और मोबाइल कंप्यूटर फंक्शन का जोड़ती है। आंसर इसका ए है ग्लोबल सिस्टम पोजीशन सिस्टम सक्षम फोन है उपयोगकर्ताओं का स्थान खोजने और डिजिटल मानचित्र के साथ नेविगेशन करने में मदद करती है। बी इलेक्ट्रॉनिक बुक रीडर नई छवियां पुस्तकों के साथ डिस्प्ले को स्वचालित रूप से अपडेट करता है। सी स्मार्टफोन 3G 4G नेटवर्क का उपयोग करके मोबाइल फोन और मोबाइल कंप्यूटर फंक्शन को जोड़ती है। डी मोबाइल भुगतान प्रणाली ग्राहकों को उनके मोबाइल फोन डिवाइसेस का उपयोग करके भुगतान करने की अनुमति प्रदान करते हैं।
अगला प्रश्न है, एक अल्फान्यूमेरिक कोड है जो नीट सिस्टम में भाग लेने वाली बैंक शाखा को विशिष्ट पहचान कराता है। IFSC, RTGS, SFMS, STP। सही आंसर इसका ए। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड एक यूनिक कोड होता है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्येक बैंक शाखा को दिया जाता है। IFSC कोड एक अल्फान्यूमेरिक कोड है जो निफ्ट, नीट, RTG, IMPC जैसे ऑनलाइन फंड ट्रांसफर सिस्टम में भाग लेने वाली बैंक शाखा की विशिष्ट पहचान करता है। अगला प्रश्न है, आधार डेटाबेस के माध्यम से पहचान और प्रमाणीकरण के साथ किया गया भुगतान कहलाता है। AEPS, BAHPS, CAFPS, DADPS। से आंसर इसका ए। आधार डेटाबेस के माध्यम से पहचान और प्रमाणीकरण के द्वारा आधार सक्षम भुगतान प्रणाली जो आधार संख्या बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करके वित्तीय लेन देन की अनुक्रमित करता है। अगला प्रश्न है, कई वित्तीय संस्थानों जुड़े सीमा पार डिजिटल भुगतान के लिए किस अतः संचालित मानक का उपयोग किया जाता है। ए EMV 3DS, B FIDO U2F, C SWIFT MT, D ISO 20022। से आंसर इसका डी। ISO 20022 वैश्विक वित्तीय संदेश विनिमय मानक है जिनका उपयोग सीमा पार डिजिटल भुगतान और वित्तीय संस्थानों के बीच बेहतर संचालन है। स्विफ्ट। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बैंकिंग लेन देन AEPS का उपयोग किया जाता है। ए नगद निकासी, B बैलेंस इंक्वायरी, C नगद जमा, D उपयुक्त सभी। से आंसर इसका डी। AEPS का अर्थ है आधार सक्षम भुगतान प्रणाली। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम यह एक ऐसा सिस्टम है जो आधार नंबर, बायोमेट्रिक डेटा जैसे फिंगरप्रिंट का उपयोग करके वित्तीय लेन देन करने की अनुमति देता है। AEPS बैंक सेवा नगद जमा, नगद निकासी, बैलेंस पूछताछ, मिनी स्टेटमेंट, आधार के आधार से फंड ट्रांसफर द्वारा प्रमाणीकरण भीम आधार में। अगला प्रश्न है, यूपीआई किस सेवा का उन्नत संस्करण है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, डायरेक्ट डेबिट पेमेंट सिस्टम, रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट। बी से आंसर। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इमीडिएट पेमेंट सर्विस का उन्नत संस्करण है। IMPS एक रियल टाइम फंड ट्रांसफर सेवा है जिसे भारत में NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया जाता है। IMPS के जरिए तुरंत पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं और IPS की तकनीक को सरल तेजी से व्यवस्थित कर सकता है। कॉलम बी डिजिटल वॉलेट सुरक्षित डिजिटलाइजेशन रिकॉर्ड रखने की सुविधा प्रदान करता है। ब्लॉकचेन कुछ शर्तें पूरी होने पर अनुबंध निष्पादन को सुनिश्चित करता है। पेमेंट गेटवे ऑनलाइन भुगतान सुरक्षित रूप में संसाधित करने के लिए इंटरफेस। डी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिजिटल मुद्रा भंडारण और लेन देन की सुविधा के लिए सॉफ्टवेयर। आंसर इसका बी। कॉलम बी डिजिटल वॉलेट डिजिटल मुद्रा भंडारण और लेन देन की सुविधा के लिए सॉफ्टवेयर। ब्लॉकचेन सुरक्षित डिजिटाइजेशन रिकॉर्ड रखने की सुविधा प्रदान करता है। पेमेंट गेटवे ऑनलाइन भुगतान सुरक्षित रूप से संसाधित करने के लिए इंटरफेस। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट शर्तें पूरी होने पर अनुबंधित निबंधों को सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न है, डिजिटल अभिकथन है इसमें। डिजिटल वॉलेट सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन सक्षम करता है। कारण आर डिजिटल वॉलेट लेन देन को सुरक्षित करने के लिए पूरी तरह एनक्रिप्शन पर निर्भर करते हैं। ए अभिकथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। बी अभिकथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। सी अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है, कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। डी अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है लेकिन कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता। बी डिजिटल वॉलेट जैसे पेमेंट गूगल पे, फोन पे आदि सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन सक्षम करते हैं। ये पेमेंट मेथड एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजीजन और अन्य सुरक्षा उपयोग का उपयोग करके यूजर्स को फाइनेंशियल डेटा को सुरक्षित रखते हैं। डिजिटल वॉलेट पूरी तरह से केवल एन्क्रिप्शन पर निर्भर नहीं करते। एन्क्रिप्शन के अलावा इनमें कई अन्य सुरक्षित तकनीकें जैसे टोकेनाइजेशन, बायोमेट्रिक अनसर्टिंग, फिंगरप्रिंट, फेस आईडी, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम भी शामिल है। इसलिए अभिकथन ए और आर दोनों आर सही है। अगला प्रश्न है, बैंकिंग के लिए यूएसएसडी सेवा कौन सा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। ए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, बी नेशनल यूनिफाइड यूएसडीएस प्लेटफॉर्म, सी डिजिटल पेमेंट सर्विस नेटवर्क, डी नेशनल बैंकिंग सर्विस पोर्टल। आंसर इसका बी। अनस्ट्रक्चर सप्लीमेंट्री सर्विस एक ऐसी तकनीक है जो मोबाइल फोन से बिना इंटरनेट बैंकिंग सेवा का उपयोग करने की सुविधा देती है। खासकर उन लोगों के लिए उपयोगी है जिनके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट की सुविधा नहीं है।
NUUP नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म एक सरकारी पहल है जिसे NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन को इंडिया द्वारा संचालित किया जाता है। इसके माध्यम से ग्राहक मोबाइल 99 डायल करके निम्न की सेवाएं ले सकते हैं: बैलेंस चेक करना, मिनी स्टेटमेंट देखना, पैसे ट्रांसफर करना, यूपीआई पिन सेट करना या बदलना। प्रमुख बिंदु: यह सेवाएं सभी GSM मोबाइल फोन पर कार्य करते हैं। स्मार्टफोन की आवश्यकता नहीं है। इसे 11 भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है। यह सुविधा 24/7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।